जिया बोरा। हाँ सर। पढ़ के आई है बेटा? सर मैंने आज नहीं पढ़ा क्योंकि कल मैं लेट ज्वाइन हुई थी। अरे तो मैं ज्वाइन हुई थी बट मेरा नेटवर्क नहीं था तो मैंने सुना भी नहीं। सुना भी नहीं, कोई बात नहीं, मैं पूछ सकता हूँ तेरे से। हाँ सर। ठीक है। अच्छा जिया बोरा, मुझे ये बता कि हाँ। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कितने तरीके से अपन पढ़ सकते हैं। मतलब कैसी कैसी कंपनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोल। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल यदि मैं कंपनीज को कैटेगराइज करना चाहूँ हाँ। तो कैसे होएगी? अम, को बोला था नाना पाटेकर की फिल्म देखना, या नाम बताया था। हाँ हाँ सुना था ना। हाँ तो बता चल। हम्म, पढ़ के आ रे, पढ़ के आ, ऐसे मत कर, नहीं तो मेरा पढ़ाया हुआ सब गुड़ गोबर हो जाएगा, गुड़ गोबर। हम्म। अरे। चलो पढ़ के आना है जिया बोरा, कल से मैं सब कुछ पूछूंगा हाँ जो पढ़ाया है। आज छोड़ रहा हूँ तेरे को, कल नहीं छोड़ूंगा। हाँ 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 सर। ठीक है। रिचा बांगड़, टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के कैसे कैटेगराइज करेंगे बता। और होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। यानी कि आपसे एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए ना, एक्सप्लेन द कैटेगराइजेशन या टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो एक तो अपने को होल्डिंग एंड सब्सिडरी समझाना है, एक अपने को एसोसिएट कंपनी समझाना है। ठीक है जी, ध्यान रखना, ये पूछ रहे हैं, ये दोनों पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है। अब मुझे ये बता रिचा, एसोसिएट कंपनी क्या होती है? Sir, which has a significant influence of not less than 20% and not exceeding 50%. तो कीवर्ड इधर क्या है कि सर जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है तो फिर दूसरी कंपनी पहली कंपनी की एसोसिएट कंपनी कहलाती है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्लोजली एसोसिएटेड हैं। देखो हाथ ऐसे देखो मेरे, एसोसिएटेड हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है। तो सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे कब होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब होता है, सुहान गोयल बता। हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है? हेलो सर। बिल्कुल आ रही है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर कब होता है ये बता। सर जो या तो वो एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर अदर कंपनी का होना चाहिए, वो कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, या तो फिर जॉइंट वेंचर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बोल दिया इसने, बिल्कुल सही बोल दिया इसने। ये बोल रहा है कि सर एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट होना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन सर होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं होना चाहिए। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है कि सर ये 20 से 50% हो तक चलेगा, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडियरी के लिए क्या हो जाता है कि सर ग्रेटर देन 50% होते ही होल्डिंग सब्सिडियरी हो जाएगा। इसलिए 20% भी चल, 20 से 50% तक चल जाएगा तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर, होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं होना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू कि सर एक, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। तो सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया। दूसरी बात कि सर जॉइंट वेंचर कंपनी है, जॉइंट वेंचर कंपनी है तो वो भी एसोसिएट कंपनी होती है आपस में। ठीक है। अच्छा, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की सर आइदर थ्रू 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और टोटल वोटिंग राइट, या फिर कोई बिजनेस अरेंजमेंट है, इनका आपस में बिजनेस एग्रीमेंट या अरेंजमेंट है, ये वर्ड भी आना चाहिए। कई बार
बिना वोटिंग पावर के भी एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर कोई बिजनेस अरेंजमेंट या बिजनेस एग्रीमेंट के थ्रू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये तीसरी बात भी ध्यान रखना, आप वापस पढ़ोगे ना एसोसिएट कंपनी में तो ये चीज आपको मिलेगी। तो ये दो तीन चीजें हैं जिससे एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएट कंपनी होती है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, एंसेल फर्नांडीज होल्डिंग सब्सिडियरी कैसे होती है भाई? 50% या उससे ज्यादा अगर वोटिंग पावर है, या अगर मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मेंबर्स होल्डिंग कंपनी के सब्सिडियरी के मेजोरिटी बोर्ड मेंबर्स आर ऑफ होल्डिंग कंपनी के अंडर, तो इसको बोलेंगे कैसे? कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन दिस कंपनी इज विद होल्डिंग कंपनी। ठीक है, कंट्रोल ओवर, इसमें होल्डिंग सब्सिडियरी में वर्ड कंट्रोल आएगा, या तो कंट्रोलिंग ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, टोटल, जैसे एसोसिएट कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वर्ड आ रहा था, होल्डिंग सब्सिडियरी में वर्ड कंट्रोल काम में लेना है। ठीक है, और या तो ये पहला तरीका या ये दूसरा तरीका, कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कब माना जाएगा कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? व्हेन मेजॉरिटी और ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन सब्सिडियरी कंपनी आर अपॉइंटेड बाय होल्डिंग कंपनी। वर्डिंग्स याद हो जाएंगे, मेजॉरिटी और ऑल। 10 है तो कम से कम 6 या फिर पूरे के पूरे 10, मेजॉरिटी तो कम से कम होनी चाहिए, तो कंट्रोल मान लिया जाएगा। चलिए, हो गया क्लियर होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी? बोलो यस और नो। ठीक है, श्रुति खरतड़े बताएगी गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। हाँ सर, government company is a company which is either has at least 51% of the paid up share capital by the central government or the state government, or by the partly by the central government and the state government, or one or more state governments, and or if it is a subsidiary of a government company, it will also be known as a government. बिल्कुल, तो ये दो तरीके होते हैं। एक तो होता है गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, यानी ये होल्डिंग है सब्सिडियरी। ठीक है, वो होल्डिंग सब्सिडियरी कैसे भी हो सकता है, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, चाहे ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट हो, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, और या फिर गवर्नमेंट के पास में, कंपनी नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास में इस कंपनी में ग्रेटर देन 51%, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हो, पेड अप शेयर कैपिटल हो। पेड अप शेयर कैपिटल में मिदुष मोदी इक्विटी शेयर कैपिटल ही आती है ना? नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल आ रहा है ना। पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल ही आती है ना? हाँ, और कुछ तो नहीं आता है? वो क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल वोटिंग वाला भी आता है ना। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पेड अप में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है। ये बात ध्यान रखना, जितनी पेड अप है। ठीक है, इक्विटी शेयर पे वोटिंग राइट्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स पे जनरली वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, जनरली नहीं होते हैं। होंगे तो फिर इनको कैलकुलेशन में हमको जब भी है टोटल ग्रेटर देन 51% में, तो देखो जहां पर गवर्नमेंट इज होल्डिंग ग्रेटर देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करते हुए इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को काम में लेंगे। और यदि होल्डिंग और सब्सिडियरी रिलेशनशिप है, इसमें क्या बोला था, ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। वोटिंग पावर किस पे होती है सर? इक्विटी शेयर्स पे होती है, प्रेफरेंस शेयर्स पे जनरली देखने नहीं मिलती है वोटिंग पावर। कितनी बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं ताकि दिमाग में सेट हो जावे। हाँ, क्वेश्चन में अलग से कहीं हिंट दिया हुआ है तो फिर अपन इस बारे में विचार करेंगे, अदरवाइज इसके बारे में कोई विचार नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, गवर्नमेंट कंपनी भी हो गया, होल्डिंग सब्सिडियरी भी हो गया। अच्छा, ऐसे कितने लेवल तक जा सकता हूँ? 1 2 3 4 होल्डिंग सब्सिडियरी मिला के किसी दूसरी कंपनी में यदि ग्रेटर देन 50% है तो भी ये सब्सिडियरी मान ली जाएगी और ये होल्डिंग मान ली जाएगी? हाँ सर, मान ली जाएगी। सर, होल्डिंग के पास में कुछ नहीं है, लेकिन इसकी सब्सिडियरी के पास में ही मिला के यदि किसी एक्स कंपनी में सर ग्रेटर देन 50% हो जाता है तो भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है,
कितने लेवल तक जाना है कि सर जितने लेवल तक प्रेस्क्राइब किया गया हो उतने लेवल तक ऐसे ऐसे जाके देख सकते हैं। तो सर प्रेस्क्राइब क्या किया हुआ है ये हमारे मॉड्यूल में नहीं है, इसलिए हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, गवर्नमेंट कंपनी हो गया, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी हो गया। चलिए अब मुझे ये बताइए विदुष मोदी, इसका नंबर नहीं लगाया अभी तक। हाँ सर, मुझे ये बता कि सर पीएफआई क्या होते हैं। मतलब उसके एग्जाम्पल दे दूं क्या? पीएफआई की डेफिनेशन बता, एग्जाम्पल भी दे सकता है, डेफिनेशन भी बता PFI दे। मतलब सर्टेन कंपनीज होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसको अपन नो वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज देम एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि लाइक एलआईसी, जैसे LIC, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस, फिर एनी कंपनी दैट इज बीन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन टू RBI, and in specific company that is notified with Unit Trust of India. यस, और एक था, और एक लास्ट वाला क्या था, ये सही बता दिया, ये सही बता दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ में कंसल्टेशन करके किसी इंस्टीट्यूशन को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन घोषित करना चाहती है तो स्पेसिफाइड कंपनी ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एक सर ओल्ड कंपनीज एक्ट में, ओल्ड कंपनीज एक्ट में जिन इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बताया हुआ है वो भी हमारे लिए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात। उसकी लैंग्वेज वही कैप्चर करना जो तुम्हारे मॉड्यूल में दी हुई है, मैंने जस्ट उसका मतलब बताया आपको। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट यदि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे घोषित करना चाहती है तो उसके लिए क्या प्री रिक्विजाइट्स हैं। प्री रिक्विजाइट मतलब क्या जरूरी बातें हैं कि ये पूरी होगी तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट उस इंस्टीट्यूशन को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन घोषित कर सकती है। कौन बताएगा? प्रिशा। हाँ सर, क्या it does not have less than 51% of the shares are held by the central government, state governments or central government and state government, और एक पॉइंट था, एक तो और ये हो is गया जो established or constituted under this act or any previous companies act. या फिर किसी स्पेशल एक्ट या फिर स्पेशल एक्ट की बात है हो रही है। देख पीएफआई देखते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये पांचों तो अपन ने कर लिए। कंडीशंस क्या है फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी नोटेड कि सर या तो वो 51% जैसा प्रशा ने बताया कि सर उसमें पेड अप शेयर कैपिटल 51% इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट आइदर सेंट्रल और स्टेट और कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और या फिर इट इज एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी स्पेशल एक्ट आइदर थ्रू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय एनी स्पेशल एक्ट। एक्ट कहाँ पास होगा? पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो ही वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बताया जा सकता है। चलिए आज के लिए लास्ट टॉपिक ऑफ रिवीजन, मुझे ये बताओ सेक्शन 8 कंपनी इज कंपनी फॉर चैरिटेबल पर्पस, कंपनी फॉर चैरिटेबल पर्पस और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। यस, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी यही होता है जनरल लैंग्वेज, अपन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बोलते हैं, पर सही वर्ड क्या है? कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। तो क्या ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है क्या जिया वोरा? नहीं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को प्रॉफिट कमाना अलाउड नहीं होता है, जिया वोरा कह रही है। जिया वोरा सही बोल रही है गलत बोल रही है? एंसल मना क्यों कर रहा है? प्रॉफिट कमा सकती है ये? प्रॉफिट कमा सकती है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी भले ही बोलते हैं प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो थोड़े टाइम बाद भिखमंगों की तरह दूसरों से पैसे मांगने पड़ेंगे तो ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। इसलिए ये समझाने के लिए, हाँ, ये लिख मत देना कि भिखमंगों की तरह एकदम पैसे मांगने पड़ जाएंगे, कुछ पता पड़ेगा कि सही में लिख के आ गए। ठीक है, ऐसे मत कर देना।
तो प्रॉफिट कमाना अलाउड है, लेकिन उस प्रॉफिट को कहाँ लगा सकती है और कहाँ नहीं लगा सकती है, उस प्रॉफिट को कहाँ लगा सकती है मिदुष और कहाँ नहीं लगा सकती है? वो they can apply, they cannot apply profit for paying it to dividend of the members, और वो अपने मतलब और अपने प्रमोशन और चैरिटी के लिए यूज कर सकती है अपने जो भी ऑब्जेक्ट। अपना ऑब्जेक्टिव है उसमें वो प्रॉफिट लगा सकती है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव है बच्चों को, गरीब बच्चों को स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना, हम ये चैरिटेबल काम करते हैं, तो सर अब प्रॉफिट कमाना अलाउड है, लेकिन उस प्रॉफिट को लगाना कहाँ है कि सर अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में लगाना है। जिया बोल रहा डिविडेंड, डिविडेंड जैसे अपने मेंबर्स के बीच में वो प्रॉफिट नहीं बांट सकती है। ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए नेक्स्ट कि सर चलो ये तो समझ में आ गया, कोई कंपनी, अच्छा सेक्शन 8 कंपनी को क्या अपने नाम के आगे वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने से छूट मिलती है? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने से छूट मिलती है? हाँ सर, सेक्शन 8 का लाइसेंस मिलते ही मिल जाती है। सेक्शन 8 का लाइसेंस देता कौन है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके थ्रू एक्ट करती है? आरओसी के थ्रू एक्ट करती है। ठीक है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ शर्तों पे आपको ये सेक्शन 8 का लाइसेंस देती है। ठीक है, कुछ शर्तें होती हैं जो आपको पूरी करनी होती है। यदि आपने अपने सेक्शन 8 लाइसेंस का दुरुपयोग किया, गलत काम में ले लिया, तो सर आपके साथ क्या सलूक किया जा सकता है? हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड में एक पुराना गाना है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो सेक्शन 8 कंपनी के साथ क्या सलूक किया जा सकता है? बताओ प्रिशा, आप बताओ। सर उसका लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड, यदि पेनल्टी एंड यदि मनी। उसका सेक्शन 8 कंपनी का सेक्शन 8 लाइसेंस अपन रिवोक करते हैं तो क्या होगा बेटा फिर? तो सर उसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लगाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड, एंड उसको जो भी स्पेशल वो उसको जो भी प्रिविलेजेस दी गई थी वो सारी खत्म हो हाँ, जाएंगी, नॉर्मल खत्म हो कंपनी जैसे जाएगी। बन जाएगी। नाम के आगे वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, यदि प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है तो वर्ड लिमिटेड वापस लगाना पड़ जाएगा, उसका स्पेशल स्टेटस छिन जाएगा। पहली बात तो ये, तो पहला सर गलती की है तो लाइसेंस छीन सकते हैं। दूसरा ऋषा, Sir, it will be amalgamated with another company or it can be wound up इट and कैन उसको बी penalty भी आइदर लगता है। वाइंड अप, कि सर हाँ वो चाहे तो वाइंड अप भी करे जा सकती है। और तीसरा कि सर वैसी किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी विद, कीवर्ड क्या आना चाहिए, हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव, वैसी की वैसी, जैसे अभी मैंने बोला था ना गरीब बच्चों को एजुकेशन, तो वैसी गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाली दूसरी सेक्शन 8 कंपनी, सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाली सेक्शन 8 कंपनी में अमालगमेट किया जा सकता है। वर्ड क्या आएगा? अमालगमेट। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है तो है तो सही, उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस लॉस हो जाता है ना, दूध ही मीठा हो जाता है। तो सर वैसे ही पुरानी जो, जिसने चैरिटेबल पर्पस का गलत काम किया है उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, वो इसमें आगे मिल जाती है। ठीक है, ये तीन चीजें की जा सकती है। और पेनल्टी प्रोविजंस क्या है रिचा? पेनल्टी प्रोविजंस क्या होते हैं? सर जो कंपनी है उसको मिनिमम 10 लाख का फाइन चार्ज हो सकता है, अप टू 1 करोड़। और जो डायरेक्टर्स है जो कि इन्वॉल्व थे ये एक्ट में, उनको हो सकता है 25,000 to 25 लाख। डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज और अदर पर्सन ईच, हर एक पे जो कि गलत काम में इन्वॉल्व था, 25,000 से 25 लाख तक का। ऐसा नहीं कि सब मिला के कि 4 जने इन्वॉल्व हैं और 10 लाख की है तो 2.5 लाख भर देंगे, नहीं, हर एक को 10-10 लाख रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो 25,000 से 25 लाख तक तो हर डायरेक्टर या एम्प्लॉय जो गलत काम में इन्वॉल्व था, नहीं इन्वॉल्व था तो नहीं लगेगी, वो सब मतलब देखने की बात है। ठीक है, और कंपनी पे 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के बीच का लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा तीसरी बात क्या रिचा, ये पेनल्टी किसके अलावा है? इसके अलावा तो है ही है लाइसेंस छीनना, वाइंड अप करना, ये
पेनल्टी प्रोविजन से हो गई, ये पेनल्टी किसके अलावा है? और सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन नहीं समझा? अच्छा, किसको क्वेश्चन समझ में आ गया? सुहान गोयल बता। सर मतलब आप वही पूछो ना, वो फ्रॉड्यूलेंटली हुआ तो वो सेक्शन 447। एग्जैक्टली कि सर ये तो जो चिपका रहे हैं हम, इस पे पेनल्टी हो तो चिपकाएंगे ही। सर यदि कहीं फ्रॉड हुआ है तो अंडर 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंडर जो फ्रॉड का सेक्शन है उसके अंडर जो भी कार्रवाई करनी है वो भी करेंगे। आप वहां ये नहीं बोल सकते कि हमारे पे पेनल्टी तो लग चुकी है, अब फ्रॉड वाला सेक्शन क्यों अप्लाई? अरे ये भी लगेगा तुम पे, ध्यान रखना है। इसके बिना आंसर, इन तीनों के बिना, मतलब एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा गया है, ये पूछा है या ये पूछा है या ये दोनों पूछे हैं, ये आपको समझ के आंसर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, हो गया रिवीजन। सर कितना टाइम लगा? 20 मिनट्स लगे। 20 मिनट्स में पूरा रिवीजन हो गया। इतना बढ़िया रिवीजन हो गया जिसकी कोई हद ही नहीं थी। ठीक है, चलिए आ जाइए। कल हम लोगों ने क्या किया था रे? कल हम लोगों ने किया था कि सर इनकॉर्पोरेशन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कैसे करते हैं। तो सर इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले करता कौन है? कि सर प्रमोटर्स करते हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं? हमने दो तरीके से पढ़ा था कि सर एक तो जनरल अंडरस्टैंडिंग में यदि मैं बोलूं तो सर जो कंपनी को फॉर्म करते हैं या फिर जिनके दिमाग में आइडिया आता है कि चलो कंपनी फॉर्म करते हैं, वही लोग तो प्रमोटर होते हैं, जो उस कंपनी को फॉर्म करते हैं, आरओसी के साथ में सारी कागजी कार्रवाई करते हैं, वो लोग। ये तो हो गए जनरल पार्लांस में। यदि मैं लीगल डेफिनेशन बात करूं तो एज पर 269, 69 ही था ना, एम आई राइट? एज पर 269 सर कौन होते हैं प्रमोटर्स? की सर नंबर 1, जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट या फिर कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जिनको प्रमोटर जैसे नाम दिया गया है कि ये लोग कंपनी के प्रमोटर हैं, सर पहली बात तो वो प्रमोटर। सेकंड कौन होंगे बताइए? श्रुति खरतड़े बताइए, प्रमोटर्स में सेकंड किसको माना है अपन ने? सर जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे कि शेयर होल्डर्स, जैसे कि डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये भी होते हैं। और या फिर तीसरी चीज श्रुति, जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करते हैं बट नॉट इन अ प्रोफेशनल मैन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनके कहने पे जनरली एक्ट करते हैं, जिनकी बात मानते हैं, ठीक है, वो लोग। हाँ, प्रोफेशनल कैपेसिटी में किसी सीए ने, सीएस ने या किसी लॉयर ने या किसी बैंकर ने आपको सजेशन दिया है, उसको आप मान रहे हो, तो वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे दिया, तो ये सीए, सीएस, ये कोई आपके प्रमोटर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ गए? यस। तो हो गया सर, पहली बात प्रमोटर। तो सर कंपनी फॉर्म करनी है तो सबसे पहली चीज प्रमोटर करेंगे। प्रमोटर समझ लिया कौन होते हैं। सेकेंड चीज, सर यदि पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 जने, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 जने, ओपीसी है तो मिनिमम 1 जना, इतने जने लगेंगे कंपनी फॉर्म करने के लिए, है ना? सेक्शन कौन सा आएगा सुहान गोयल इसमें? सुहान गोयल, सर मैंने कल का अभी तक रिवाइज नहीं किया क्यों रे? हैं? है। कल मैं बाहर था। अरे वाह, कल मैं बाहर था। कौन से डिस्को में गया था? मैंने सर नानी के घर पे हो तो कजन्स के साथ हम लोग खेल रहे थे। ओ, नानी के घर को ही डिस्को बना लिया तूने। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सर सेक्शन 3 मिनिमम जो है ना वो कहाँ से आ रहा है? सेक्शन 3 से आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पढ़ लिया, तो आज तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सर प्रमोटर होता है कौन, समझ लिया कि सर मिनिमम कितना जन होते हैं, सर ये समझ लिया। तो आज अपन अब चालू करेंगे सर इनकॉर्पोरेशन कैसा होता है। कि सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज डन एज पर सेक्शन 7। सेक्शन 7 में हमको 7 चीजें पढ़नी है।
इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड तो पहले 3-4 चीजें ही हैं, बाकी तो गलत तरीके से इनकॉर्पोरेट कर दी तो क्या सजा दी जाएगी वो है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर पहला 7 चीजें पढ़नी है सेक्शन 7 में। उसमें पहला है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कि सर 7 अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सब 7 ही आ रहा है तुम्हारे पास में, ठीक है। जेम्स बॉन्ड बन जाओ 007, जेम्स बॉन्ड क्या लगाता है? 007 लगाता है, ठीक है। चलो आ जाओ, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी से सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। पहला मैंने क्या बोला था सर? 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो है ना वो पहले 3-4 पॉइंट्स ही हैं। उसके बाद में तो कि सर फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, या फिर इनकॉर्पोरेट कर, मतलब ये 5-6-7 जो है ना वो गलत तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो उसका क्या सलूक होगा उस पे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। पढ़ना चालू करो, श्रुति खरदड़े आज तुम पढ़ो। Filing of the documents and information with the registrar. For the registration of the company, following documents and information are required to be filed with the registrar, within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated. तो कल आपको मैंने एक स्कीम और बताई थी कि सर हम आरओसी कैसे बनते हैं, बताया था। एक स्टेट पे एक आरओसी बता दिया था ना ये। तो सर जहां की भी ज्यूरिसडिक्शन के साथ में के आरओसी के साथ में आप कंपनी खोलना चाह रहे हैं वहां के आरओसी के साथ में अप्लाई करेंगे। हालांकि ऑनलाइन आजकल सब कुछ एमसीए की वेबसाइट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वेबसाइट का नाम क्या है? mca.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स .गवर्नमेंट है ना, तो .gov.in। इस पे जाके अपने को सारी प्रोसीजर करनी होती है, नंबर 1। नंबर 2 कि सर mca.gov.in पे जाके करनी होती है। तो सब सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गया है, पर सर लिखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा कि सर जहाँ के भी आरओसी के ज्यूरिसडिक्शन के साथ में हम खोलना चाह रहे हैं उसके साथ में ये सब फाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो सर क्या क्या, अच्छा ये आज अभी आप पढ़ लो, शाम तक को इसकी समरी बना के मेरे को पीडीएफ फाइल भेज देना। शॉर्ट शॉर्ट पॉइंटर्स बना के भेज देना। अच्छा ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये जरूरी है, तभी याद होगा जब पीडीएफ बना के अपने पास में नोट्स में रखोगे तब। पढ़ भाई, पहला क्या डॉक्यूमेंट है? The memorandum and articles of the company duly signed by all the subscribers to the memorandum. सर एमओए और एओए होता है ना हर कंपनी का। हाँ सर, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपको आरओसी के साथ में जमा कराना पड़ेगा पूरा बना के, ठीक है। तो सर अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बस ऐसे ही टाइप किया और पकड़ा दिया या हाथ से लिखा और पकड़ा दिया, ऐसे थोड़ी होगा। सर जो भी लोग कंपनी खोल रहे हैं वो सब एमओए का जो डॉक्यूमेंट है उस पे अपना नाम लिख के उसके आगे सिग्नेचर करते हैं। यानी कि मैं इस प्रोसेस को क्या बोलूं, वो सब्सक्राइब कर रहे हैं अपने नाम को इन ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जो लोग सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, समझ में आ गया कौन है? जो लोग कंपनी खोल रहे हैं वो लोग साइन भी करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स पे, एमओए पे और एओए पे, और फिर दिया जाएगा। तो एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी विच इज ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। यानी इनडायरेक्टली समझो, कंपनी कौन खोलते हैं? प्रमोटर्स खोलते हैं। प्रमोटर्स को साइन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा सबको? हाँ सर, प्रमोटर्स को साइन करना पड़ेगा, पर लिखना नहीं है। लिखना कैसे है? साइंड बाय ऑल दी सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम। बात समझ आ गई? यस सर। सेकंड डॉक्यूमेंट पढ़ गई। A declaration by a person who is engaged in the formation of the company, an advocate, a chartered accountant, a cost accountant, or company secretary in practice, and by a person named in the articles, director, manager, or secretary of the company, that all the requirements of this act and the rules made thereunder in respect of registration and matters precedent or incident to thereto have been complied with. Complied with.
कंपाइल करना तो होता है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, और कंप्लाई करने का मतलब होता है कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब लॉ का जो भी फॉलो करना होता है ना वो। तो कंप्लायंस और उसमें फर्क होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो अब देखो, सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो जो था वो एमओए और एओए ड्यूली साइन बाय सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं दो अलग अलग तरीके के डेक्लेरेशन। पहला डेक्लेरेशन, दूसरा डेक्लेरेशन, ठीक है। डेक्लेरेशन क्या होता है? अब जैसे ऋचा वांगड़ ने डिक्लेयर किया, मान लो 12th के बाद में अपने को कॉलेज ज्वाइन करना होता है ना, हाँ सर कॉलेज ज्वाइन करना होता है। इसने क्या किया, मान लो कुछ बच्चा साइंस का है, साइंस का बच्चा आईआईटी की तैयारी करता है ना, हाँ सर, तो जनरली 12th के बाद में 1 साल का ड्रॉप लेता है या नहीं लेता है? हाँ सर, 1 साल का ड्रॉप ले लेते हैं। कई बच्चे नहीं, पहली बार में नहीं, दूसरी बार में क्लियर करते हैं, तो 1 साल का ड्रॉप लेते हैं। कहीं भी एडमिशन नहीं लेते हैं, वो बस अपने आईआईटी की तैयारी करते रहते हैं। तो जब आईआईटी में एडमिशन हो गया तो आईआईटी वाले देखते हैं, हाँ भाई 12th तो तुम्हारी हो गई 2023 में हो गई थी, तुम हमारे पास में एडमिशन के लिए आए हो 2025 में, बीच में 2024 में तुमने क्या किया? तो वो एक डिक्लेरेशन लगाता है कि देखो मेरा गैप इसलिए हुआ क्योंकि मैं आईआईटी की पर्सनली घर पे तैयारी कर रहा था, मैं कहीं नौकरी वोकरी नहीं कर रहा था, मेरा गैप बस इसलिए हुआ है। तो व्हाट इज डूइंग, ही इज डिक्लेयरिंग समथिंग, यस, ऑन ओथ। कि हाँ, ऑन ओथ मतलब आप नोटरी के पास में जाके बोलते हो ना मुझे एफिडेविट लगाना है ये वो, तो वो आपको एक तरीके से ओथ दिला रहा होता है। तो सर अपने को इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, अपने को बस ये ध्यान रखना है कि सर सेकेंड डॉक्यूमेंट जो है वो होता है एक डेक्लेरेशन। मतलब कुछ जने कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हैं, तो पहला डिक्लेरेशन जो है वो क्या है, कौन जने डिक्लेयर कर रहे हैं? सर एक तो वो बंदा जिसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी को फॉर्म करने में आपकी मदद करी है। प्रोफेशनल कैपेसिटी में मतलब चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए हो, सीएस कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो, या फिर सर कोई एडवोकेट हो। क्या क्या दे रखा है देखो यहाँ पर, सर डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सर एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट। चौथा क्या हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, कोई भी, ठीक है। पहली बात तो ये, सर ये भी डिक्लेरेशन देंगे जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एंगेज है ना, उनको भी देना पड़ेगा, सेम डिक्लेरेशन पे ये भी साइन करेंगे। और दूसरा, जो एक कंपनी के अंदर का बंदा है, ये तो कंपनी के बाहर के बंदे हुए जिन्होंने उसको फॉर्म करने में मदद करी है आपकी, ये सर एक जो कंपनी के अंदर का बंदा है, सर कौन? कि सर डायरेक्टर या फिर मैनेजर या फिर उस कंपनी का सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ठीक है। यानी एक बाहर का बंदा प्रोफेशनल कैपेसिटी में जिसने हेल्प की है, एक अंदर का बंदा जो उस कंपनी से रिलेटेड आदमी है, ठीक है, जिसको कि आर्टिकल्स में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर या मैनेजर या सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी अपॉइंट किया है वो बंदा। सर क्या डिक्लेरेशन देंगे ये दोनों मिलके? समझ में तो आ गया कौन देंगे, क्या डिक्लेरेशन देंगे ये दोनों मिलके, ये भी मिलके, और ये डायरेक्टर है या फिर ये सेक्रेटरी है, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या डिक्लेरेशन देंगे सर? सर ये दोनों मिलके बोलेंगे कि कंपनी बनाने से रिलेटेड जो भी कंपनीज एक्ट और कंपनीज एक्ट के अंडर जो भी रूल्स हैं, उसमें जो भी बात कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है, वो सारी की सारी बातें हमने कंप्लाई करी हैं, जो भी लॉ फॉलो होने चाहिए थे हमने सारी चीजें कंप्लाई करी हैं। बात समझ में आई? क्या डिक्लेरेशन देंगे कि सर कंपनी बनाने से रिलेटेड इस कंपनीज एक्ट और कंपनीज एक्ट के अंडर जितने भी रूल्स बने हुए हैं उसमें कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और उसके आसपास के जो मैटर्स है, मैटर्स प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल टू रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लाइड विद, हमने सारी बातों को, सारे सेक्शन जो रजिस्ट्रेशन, सारी बातें, सारी रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी को रजिस्टर करने से रिलेटेड थी उन सबको कंप्लाई विद किया है। बात समझ में आ गई डिक्लेरेशन का मतलब? यस सर, ठीक है। सो ऑल द मैटर्स इन द कंपनीज एक्ट प्लस द रूल्स अंडर द कंपनीज एक्ट
जितने भी रूल्स बने हुए हैं उसमें कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्लस मैटर्स, कोई भी मैटर्स विच आर इंसिडेंटल देयर टू, मतलब इससे कनेक्टेड कोई मैटर है तो दे हैव बीन कंप्लाइड विथ, हमने उनको कंप्लाई किया है। कौन डिक्लेयर कर रहा है? कंपनी के अंदर वाला एक बंदा जिसको आर्टिकल में या तो डायरेक्टर या सेक्रेटरी ऐसे ही क्यों बनाया गया है, और एक कंपनी के बाहर वाला बंदा जिसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको उस कंपनी को फ्लोट करने में मदद किया। अब समझ में आ गया डिक्लेरेशन? बोलो यस और नो। तो पहले दो डॉक्यूमेंट समझ में आ गए, एमओए एओए विच इज ड्यूली साइंड, सेकेंड डिक्लेरेशन एक अंदर का एक बाहर का आदमी मिलके। ठीक है, तीसरे डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप लोग सेम लिंक पे एक बार ज्वाइन कर लीजिए।